आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं अच्छी हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा पलटवार, कहा वो हमें अपमानित करने का करते हैं काम। पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत, पुलिस और मेडिकल अलर्ट पर। लखनऊ के डिलीवरी एजेंट की कैसे हुई हत्या, पुलिस ने खोले सारे राज। नाराजगी की खबरों के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मैं गठबंधन से अलग नहीं। बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही, आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। इजरायल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, नेतन्याहू को इस सदी का नया बताया हिटलर। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उनके कहने का मतलब ये है कि वो हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मोस्ट पैट्रियोटिक पार्टी, thousands and lakhs of people went to jail, died in freedom movement. इन्होंने कहीं भी नहीं और पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं। एक जब हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए कि वेलफेयर मेजर्स लाने के लिए कास्ट सेंसस की बात हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पूछने वाले या गरीबों की मदद करने वाले पैट्रियोटिक नहीं है, वो ही पैट्रियोटिक है। वो तो हमेशा देश के खिलाफ काम करते आए हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, जब संविधान बना तो जलाने वाले लोग कौन थे? यही लोग थे। और मनुस्मृति को लाओ और ये संविधान को हटाओ, उनका नारा था। और तिरंगे झंडे को भी उन्हें अपना झंडा नहीं माना। तो ऐसे लोगों के पास पैट्रियोटिज्म है। पैट्रियोटिक लोग सिर्फ कांग्रेस में है, देश में और भी कहीं कुर्बानी दिए देश की आजादी के लिए, वहां पर लोग हैं। दूसरे पार्टीज में लोग, ये तो हमेशा अपनी जान की रक्षा के लिए ये ब्रिटिशरों को शरण गए थे। ऐसे लोग हमको सिखाना, ये उनको शोभा नहीं देता। आपकी कह रहे लंबी उम्र आप जिए। अमित शाह ने कहा, जब आपने जो बोला था प्रधानमंत्री को हटा के ही मैं दम लूंगा, तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत देखें आप, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तब तक आप जिए। देखो, ऐसे टॉन्ट मार के बात करने से ये कोई, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। ये उन्होंने अपने स्टाइल में, अरे मेरा विकसित भारत देखो, तुम 100 साल जिद 150 साल जिएंगे, 125 साल, ये कहने का मतलब ये है कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन पहले जो वायदे किए थे वो तो पूरा करो, उसके बाद में बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। जनसभाओं में जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। मैं कह सकता हूं कि इससे पहले जितनी भी सीटों पर विजय प्राप्त करके भाजपा ने सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त कर इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब देखा होगा आपने बराबर जनसभाओं में कि किस प्रकार का पब्लिक का रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। और हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि अब तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बनेगी। और मैं कह सकता हूं, इसके पहले जितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करके सरकार बनाई थी, उससे काफी अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज मीडिया में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं।
2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो हमने इसे स्वीकार लिया। फैसले का सभी को पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कभी आपत्ति नहीं जताई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरा फोकस एक राजनीतिक कार्यक्रम था और हिंदू धर्म के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा कार्यकर्ता राम के व्यापारी हैं। कैसे नहीं होने दिया? ये देख, ये हमारे प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जगत गुरु हैं झूठ के। उनसे गलती से भी सच नहीं बोला जा सकता। क्या हमने रोक लगाया है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है और हमने उसका स्वागत किया। ठीक है, कानूनी आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है, उसका निर्णय पालन करना सभी का कर्तव्य बनता है। हमने कहां रोक लगाई? और जनवरी 22, 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मोदी प्रतिष्ठा हो गया ना। सिर्फ एक ही व्यक्ति पर सारा ध्यान आकर्षित हुआ और वो एक राजनीतिक समारोह था। शंकराचार्यों ने इसका भी विरोध किया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, कई शंकराचार्यों ने, हिंदू धर्म के बड़े नेताओं ने कहा आप क्या कर रहे हैं? हम सब राम के पुजारी हैं। मेरे नाम में 2 राम हैं, जयराम और रमेश। सभी हम इस समाज में, हमारे एक भारतवासी किसी न किसी तरीके से राम का पुजारी होता है। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता राम के व्यापारी हैं, राम के पुजारी नहीं। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आज समापन किया जाएगा। समापन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए। यात्रा पंडरी रोड शास्त्री चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है, हमें मजबूरी में यात्रा निकालनी पड़ी। हर तरफ हत्या, लूट, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में पावर सेंटर राज्यों को अधिकार नहीं दिए गए, इसलिए राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति कांग्रेस विपक्ष के धर्म का निर्वहन करती रहेगी। 30 किलोमीटर की यात्रा निकली है जनभावना को लेकर, जनता को न्याय मिले, जनता सुरक्षित महसूस करे। और मुझे लग रहा है कि सरकार को मजबूरन अपनी नींद से निकलना पड़ेगा और गवर्नेंस देनी पड़ेगी। जहां आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टारगेट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वहीं स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ कम हुआ। अभी जनता आपके सामने है, यहाँ लूटपाट, आतंकी घटनाएं, हिंसक घटनाएं, महिला शोषण, लगातार यहाँ एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी होता नहीं था। 10 महीने के अंदर अंदर अपना एक बाल खो देना, ये सरकार ने पहली बार करके दिखाया है। क्योंकि सरकार का जो गवर्नेंस है वो रायपुर से नहीं है, दिल्ली से है। तो यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन है, वो इशारों पे चल रहे हैं, जनभावना के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं और पब्लिक का हमें जन समर्थन अपार रूप से मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सरकार को नींद से निकाल पाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बामधन बुद्रुक गांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने हिंजेवाड़ी पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। पुलिस और मेडिकल टीम रवाना कर दी गई। डीजीसीए के मुताबिक हेरिटेज एविएशन का VDEVV पंजीकरण वाला अगस्ता 109 हेलीकॉप्टर पुणे के ऑक्सफोर्ड हेलीपैड से लगभग 20 nm की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आज ऑक्सफोर्ड हेलीपैड बावधन से हेरिटेज एविएशन का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। सुबह 7:30 बजे वो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने की जानकारी मिली है। यहाँ पे रश होने के बाद यहाँ से उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 इंजीनियर, इनकी डेथ हुई है। इनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये है कि तुरंत टेक ऑफ के बाद ही क्रैश का इंसिडेंस हुआ है। सर, ये एविएशन कंपनी वगैरह ये हेरिटेज एविएशन कंपनी है और ये यहाँ से टेक ऑफ करके जुहू जाने वाला था। इस मामले में पूरी जांच वगैरह पूरी जांच DGCA करेगी। पुलिस ने एरिया कॉर्डन कर दिया है। अभी यहाँ पे सिचुएशन पीसफुल है। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी तोड़ने और इनकम टैक्स, ED और CBI के अलावा सरकार ने आखिर क्या ही किया है। पार्टी तोड़ने, पार्टी का चुनाव चिन्ह ले जाने के अलावा इन्होंने क्या ही किया। महाराष्ट्र के बजट का दिवाला निकल रहा है और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। उनको कुछ एजेंडा ही नहीं है ना, कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ पार्टी तोड़ो और आई इनकम टैक्स, CBI और ED छोड़ के सरकार ने किया क्या है? पार्टी तोड़ो, पार्टी का सिंबल लेके जाओ, और कौन किया क्या है इस सरकार ने?
और वो उसके बाद महाराष्ट्र का अगर आप बजट देखें उसका तो दिवाला निकल रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गडकरी साहब कह रहे हैं और आपके सबके चैनल पे जो डेटा और न्यूज़पेपर में डेटा आ रहा है वो यही कह रहा है कि ह्यूज डेफिसिट इन द बजट। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो जिन्होंने प्रेम और शांति से सत्याग्रह करना, सच्चाई के साथ लड़ना, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया हो। आज के इस तानाशाही के दौर में गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके, उन्होंने जो न्याय के लिए संघर्ष करने का तरीका सिखाया, वो आज के दौर में पहले भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। ये आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसा इस दुनिया में रहा हो जिन्होंने प्रेम और शांति के रास्ते से सत्याग्रह करना सिखाया, सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। मुझे लगता है कि आज के इस तानाशाही के दौर में जो गांधी जी के सत्याग्रह का तरीका है, जो गांधी जी ने न्याय के लिए, सत्य के लिए जो संघर्ष करने का तरीका दिखाया, मुझे लगता है कि वो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। यूपी की लखनऊ पुलिस ने मोबाइल फोन को लेकर डिलीवरी एजेंट की हत्या के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन के साथ 2 फोन ऑर्डर किए और उत्पादों के भुगतान से बचने के लिए एजेंट की हत्या कर दी। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने बताया कि आरोपियों ने डिलीवरी एजेंट को अपने घर में बुलाया और लैपटॉप चार्जर से उसका गला घोट दिया। इसके बाद उन्होंने उसके शव को फ्लिपकार्ट के बैग में भरकर नहर में फेंक दिया। अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पे की जा रही थी। साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पे काम कर रही थी। जब हम लोग इस पे काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीजें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहां तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा 2 मोबाइल फोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फोन Vivo V40 Pro और एक Google Pixel 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फोन लेके पहुंचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। हमें दोनों मोबाइल फोन जो इन्होंने डिलीवरी बॉय से मंगवाए थे वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा डिलीवरी बॉय का अन्य सामान जो वो और डिलीवर करने जा रहा था वो भी हमने बरामद किया है। पुलिस द्वारा लाश को ढूंढने के अभी लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे द्वारा एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और लोकल गोताखोरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी हमारे द्वारा एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि बॉडी की बरामदगी हो सके। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बॉडी बरामद हो सके। गजानन को अभी वांछित रखा गया है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। जो बॉडी है वो बताया जा रहा है कि बच्चे को उसमें भर के ले गए थे बैग में, तो क्या टुकड़े करके ले गए थे, किस तरीके से बैग में भरा गया? नहीं, इनके द्वारा अभी जब हमने पूछताछ करी गई तो अभी तक आकाश द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इनका ये कहना है कि गला घोट के मार देने के बाद उन्होंने बॉडी को, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बैग बहुत बड़ा होता है, उसमें बॉडी को भर के वैगनार कार जो गजानन की थी उसमें जाके ले गए हैं और जाके डंप कर दिया है नहर में। अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो चीज करी गई है या नहीं करी गई। कार बरामद हुई है और कार किसके नाम में? अभी कार नहीं बरामद हुई है। अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई है मृतक की।
और इनका हेलमेट, आकाश का हेलमेट बरामद हुआ है और कुछ सामान बरामद हुआ है जो उन्होंने यूज किया था फ्लिपकार्ट एजेंट का। आकाश के बीच में क्या रिश्ता, मतलब क्या? गजानन और आकाश दोनों चिन्हट पे रहते हैं, आस पड़ोस में ही। इसमें आकाश जो है इसका कारपेंट्री का काम है और गजानन का प्लाईवुड का काम है। 1 साल से ये लोग एक साथ बैठते उठते रहे, मित्र हैं, पहले से बातचीत में रहे। ये जो आकाश, ये जो गजानन है और जो मृतक है भरत, क्या इनमें भी आपस में परिचित है? क्योंकि बताया जा रहा है कि गजानन भी जो है उसी फ्लिपकार्ट कंपनी। हाँ, ये ठीक बताया गया है। गजानन पहले भी उस कंपनी में 2-3 महीने काम किया है, लेकिन ये उसका परिचित नहीं रहा, इनका कभी आपस में संपर्क नहीं रहा है। गजानन को लेकिन ये पता था फ्लिपकार्ट की कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, डिलीवरीज किस तरह आती हैं, किस तरह जाती हैं, ऐसा इसने करने का प्रयास किया। एक चीज अभी तथ्य में और संज्ञान में आया है जिसको अभी हम प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि मृतक की मृत्यु का हत्या कर देने के बाद गजानन द्वारा जो बची हुई डिलीवरीज हैं उन्हें भी करने का प्रयास किया गया था, ताकि किसी को शक ना होए कि डिलीवरी बॉय की हत्या हो गई है या वो मिसिंग है, लेकिन इसको ये पूरी तरह कर नहीं पाए थे। इस पर भी गहनता से कार्य चल रहा है। एनडीए में नाराजगी की खबरों के बीच आज हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिनको मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है, उनको मैं ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग कर देंगे, बीच में दरारें आ जाएंगी, मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा, गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन एक बार और हमेशा के लिए इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कभी भी नहीं होने वाला है। व्यक्ति जिनको मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है, उनको मैं ये स्पष्ट संदेश दे दूं। कई बार मैं ये संदेश दे चुका हूं, कई बार अपने आचरण में मैं इसको साबित भी कर चुका हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। जो लोग भी मुंगेरी लाल के सपने देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग कर देंगे, बीच में दरारें आ जाएंगी, मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा, गठबंधन टूट जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल, लेट मी से दिस वेरी वेरी क्लियरली, वेरी कैटेगोरिकली कि ये नहीं होने वाला है। जिन शब्दों को मैंने कहा, मैं अपने लोगों को जब वहां पे संबोधित कर रहा था, मेरी पार्टी के प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था, और जब मैं संबोधित कर रहा था, करते वक्त मैंने यही कहने का प्रयास किया कि ना मेरे पिता ने कभी सत्ता का लालच रखा, ना मैं सत्ता के मोह में कभी हूं। सत्ता की वजह से मैं कोई गलत फैसलों का साथ दूं, ये कतई नहीं होने वाला है। ये उदाहरण देते हुए मैंने अपनी बातों को वहां पे रखने की मैंने बात की थी। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, पर हाँ, ये बात सत्य है, ना मेरे पिता ने कभी सत्ता का मोह रखा, ना मुझे कोई सत्ता का मोह है। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच को, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संकल्प भी सम्मिलित हैं, उसको आगे बढ़ाऊंगा हर संभव मजबूती से। कैसे मेरे प्रधानमंत्री जी की ताकत और बढ़े, उसके लिए मैं, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, उनके जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया और कहा कि स्वच्छता हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आज हर जगह कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मुंबई और बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक में हमने जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी इस पर चुप क्यों थे? देखिए, राहुल गांधी जी के किसी बात का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। राहुल गांधी आजकल पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। भाई, हम लोग भी कुछ दिन INDIA में थे, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था बॉम्बे की मीटिंग में, मुंबई की मीटिंग में और बेंगलोर की मीटिंग में कि देश में जाति आधारित जनगणना कराया जाए, इसका प्रस्ताव पारित करिए। क्यों राहुल गांधी चुप थे? किसके दबाव में चुप थे? श्रीमती ममता बनर्जी के दबाव में चुप थे। अब आज उनको बड़ा समझ में आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जनगणना कराई, एक उनका दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, तो वो इस तरह के, वो भी पप्पू है, उनमें गंभीरता नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है। तो परिपक्वता नहीं आई है तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। अरे, आप अगर विरोधी दल के नेता हैं, आप देश की जो
विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं तो अपने में परिपक्वता लाने का प्रयास करिए। बिहार में इस वक्त बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। दरअसल कोसी, गंडक, बागमती और पहाड़ी नदियों ने बिहार में तबाही मचा कर रखी हुई है। कोसी बराज के सभी गेटों को खोल दिया गया है और बराज से करीब 6 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी को छोड़ दिया गया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। वहीं अब आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, बाढ़ बिहार के लिए कोई पहली घटना नहीं है। उनको पता है कि इस टाइम पे बाढ़ आता ही है कोसी, खास करके सीमांचल वाले इलाके में। तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि जो वो इलाका है उसमें लोगों को असुविधा ना हो। तो देरी तो हुई है। कल मैंने सुना कि कल शायद मुख्यमंत्री जी ने सर्वेक्षण किया है। आप बताइए कि हवाई सर्वेक्षण से क्या होना है। हम गए थे, पूर्णिया गए थे, रास्ते में हम देखते गए कि बहुत विचित्र स्थिति थी। लोग मतलब ऊंचे स्थानों पर, कोई सड़क पे आया हुआ था, कोई बांध पे आया हुआ था। तो ये समस्या तो रहती है हमेशा। बट उसका देखिए, बाढ़ के लिए जब तक केंद्र सरकार नेपाल से और उधर से नहीं बात करे, उच्च स्तरीय इसका कोई एक कमेटी बना के कोई इसका हल ना निकाला जाए, तो हर प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता रहेगा। लेकिन बाढ़ आता रहेगा, लेकिन उसके उपाय भी तो किए जाते हैं। आपको पता है कि इन इलाकों में पानी आता है, तो उसके लिए उचित पहले से वो लोग तैयार क्यों नहीं रहते हैं? चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आपदा विभाग के लोग हों। अभी मैंने सुना कि शायद उसमें सेना के लोगों को लगाया गया है। तो सेना का काम कुछ और है, जो आपका काम है वो कोई और कर रहा है। तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा। जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ, जीआरपी, आरपीएफ और जंक्शन पुलिस ने स्टेशन की तलाशी ली। वहीं जीआरपीएफ थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि जांच में कुछ भी नहीं निकला। बीते 11 महीनों में प्रदेश में ऐसी धमकियां लगातार मिल रही हैं। अब कल जो है दिनांक 1 अक्टूबर को हनुमानगढ़ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उनके पास एक लिफाफे में पत्र मिला है जिसमें कि ये मेंशन था कि कुछ स्टेशन जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, उदयपुर, कुछ स्टेशनों के नाम उसमें मेंशन थे कि इनको जो है बम से उड़ाने की और धमकी भरा पत्र था। वो पत्र जैसे मिला, हमारा प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया, सतर्क हुआ और तुरंत ही जो है प्रशासन से बात की गई, पुलिस से बात की गई। लोकल पुलिस के वहाँ जो एडिशनल एसपी थे वो खुद आए और पूरी जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो जीआरपी है और लोकल पुलिस है, उनके साथ जो है पूरा मुआयना किया गया स्टेशन का, हनुमानगढ़ स्टेशन का। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या कोई भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पे देखने को नहीं मिली। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए और इस पत्र को देखते हुए जो है सारे स्टेशनों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन सतर्क है, साथ ही साथ हमारे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो टीम है, स्टेशन स्टाफ है, वो भी पूरे सतर्क है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और ये हम पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी जो ऐसा गतिविधि लगता है कि जो संदिग्ध है या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई वस्तु जो है उस पर हम पूरी नज़र रख रहे हैं और पूरा हमारी प्रशासन जो है, पुलिस जो है, पूरी अलर्ट है, समन्वय में हम काम कर रहे हैं और इंटेलिजेंस टीम को भी हमने इसके बारे में अवगत करा दिया। ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़ा मिसाइली हमला किया गया है। ईरान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इस सदी का नया हिटलर बताया है और इजराइल को धमकी दी कि वो अगर बाज नहीं आया तो ईरान फिर से उस पर हमला करेगा। हमले के बाद आनन फानन इजराइल में सायरन की आवाज़ गूंजने लगी और फौरन आम लोगों को बम शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया। वहीं इजराइल की स्थिति को लेकर अमेरिका बुरी तरह से भड़का और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की मिलिट्री को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि वे ईरानी मिसाइल्स को मार गिराएं। दरअसल मंगलवार रात को ईरान ने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारी की शहादत के प्रतिशोध के तौर पर इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी, जिसके बाद तेल अवीव और यरूशलेम के पास कई विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल में हवाई हमले के सायरन फिर से बजने लगे, जो नए मिसाइल हमलों का संकेत है। हालांकि इजरायली सैन्य प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद बहुत कम लोग घायल हुए हैं और आम जनता बंकरों से बाहर निकल सकती है। वहीं हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात कही है। वहीं दुनिया के कई देश ईरान के इस हमले के खिलाफ बोल रहे हैं। उन सबको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाला समय काफी तनावपूर्ण रह सकता है। मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के फेलो
उमर रहमान का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल जवाब देगा। अब ये इस तरह की जवाबी कार्रवाई होगी जो एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। इजराइल बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम है, जैसा हम लेबनान में देख, वहीं बड़ी खुफिया जानकारियां हासिल करने और वास्तव में विनाशकारी युद्ध छेड़ने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो युद्ध छिड़ सकता है और इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ उतर सकता है, वहीं कुछ मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में उतर सकते हैं। अमेरिका के उतरने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में इजराइल का साथ दे सकता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।